Next main key point of this chapter is chapter name Framing Constitution, chapter number 15. The will of the people. Was Constituent Assembly under the shadow of British gun? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स. In the winter of 1946-47, as the assembly deliberated, the British were still in India. 1946-47 की सर्दियों के मौसम में जब संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा में चर्चाएं हो रही थी, तो अंग्रेज उस समय भारत में ही थे. An interim administration headed by Jawaharlal Nehru was in place, but it could only operate under the direction of the Viceroy and the British government in London. सारा उस समय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही थी, लेकिन सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था. इसलिए एक कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिड़ी saw the dark hand of British imperialism hanging over the deliberation of the Constituent Assembly. सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि ये संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है. He thus urged the members and Indians in general to fully free themselves from the influence of imperial rule. Somnath Lahiri exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British would like it to be worked out. इसलिए उन्होंने अपने साथियों से सलाह दी, सुझाव दिया कि वो आपस में लड़ने की बजाय अपने दुश्मन को देखें जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है, और हमें इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पहले भारत से निकालना है. पूरी तरह जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम अपनी जो भी समस्याएं हैं, दावे हैं, उनका हल ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट, इस बात का नेहरू जी ने क्या रिस्पॉन्स दिया? सोमनाथ लाहिड़ी जी की बात का, विचार का. Nehru admitted that most nationalist leaders had wanted a different kind of constituent assembly. नेहरू जी ने यह स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक अलग तरह की संविधान सभा चाहते थे. British government had a hand in its birth and it had attached certain conditions within which the assembly had to function. नेहरू जी ने यह भी माना कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफ़ी हक था, संविधान सभा के गठन में, और उसने सभा के कामकाज के लिए भी कुछ शर्तें लगा दी थी. बट emphasized Nehru, you must not ignore the source from which this assembly drives its strength. परंतु नेहरू जी ने ये कहा, आपको उस सोर्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है. इस सभा के पीछे तो भारत के लोगों की शक्ति है. Government are in fact the expressions of the will of the people. We have met here today because of the strength of the people behind us, and we shall go as far as the people, not of any party or group,
but the people as a whole shall wish us to go. सरकार जनता की इच्छा से अभिव्यक्त होती है, आगे नेहरू जी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वो किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों न हो। तो सोमनाथ लाहिड़ी जी के मन में एक जो प्रश्न था, उन्होंने जब संविधान सभा के सामने उसको रखा तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका इस तरह से जवाब दिया। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द एस्पायरेशंस ऑफ दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्ट्रगल्स। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं का अभिव्यक्त करने का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन थे उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड जस्टिस वर आइडियल दैट हैड बिकम intimately associated with social struggle in India since the 19th century. लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19th सेंचुरी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। When the social reformers in the 19th century opposed child marriage and demanded that widows be allowed to remarry, they were pleading for social justice. 19th सेंचुरी के समाज सुधारक थे, उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, तो वे सामाजिक न्याय की ही अलख जगा रहे थे कि इस तरह की सामाजिक बुराइयां खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट, when Swami Vivekananda campaigned for a reform of Hinduism, he wanted religions to become more just. It means justice. जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। When Jyotiba Phule in Maharashtra pointed to the suffering of the depressed caste, he was demanding social justice. जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दमित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मजदूरों ने किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए ही कार्य कर रहे थे। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड पीजेंट्स, दे वर डिमांडिंग इकोनॉमिक जस्टिस। द नेशनल मूवमेंट वाज inevitably a struggle for democracy and justice for citizens, rights and equalities. अंग्रेजी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। नेक्स्ट, अनब्रोकन कंटिन्यूटी ऑफ अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। संविधान बनने से पहले भी बहुत सारे इस तरह के एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड ए नंबर ऑफ एक्ट्स इन 1909, 1919 and 1935, gradually enlarging the space for Indian participation in provincial government. अंग्रेजी सरकार ने भारत में प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कई कानून पास किए 1919, 1909 और 35 में। The executive was made partially responsible to the provincial legislature in 1919. 1919 में
कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया एंड ऑलमोस्ट एंटायरली सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। When elections were held in 1937, under the 1935 Act, the Congress came to power in 8 out of the 11 provinces. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। Constituent Assembly from 1946 was unbroken continuity of earlier constitutional developments. इस तरह से 1940 से अगले 3 सालों के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हम हिस्सा नहीं मान सकते। But even 1935, the electorate limited to no more than 10 to 15% of the adult population. लेकिन 1935 में भी ये जो राइट टू वोट अधिकार केवल 10 से 15% वयस्क आबादी तक ही सीमित था। The vision that Nehru was trying to outline on 13 December 1946 was of the Constitution of an Independent Sovereign Republic of India. 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे अपने उद्देश्य प्रस्ताव में, वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। नेक्स्ट, अगला मेन की पॉइंट्स था इस चैप्टर का डिफाइनिंग राइट्स, अधिकारों का निर्धारण। कुछ क्वेश्चंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, जैसे कि हाउ वर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स टू बी डिफाइंड, नागरिकों के अधिकार किस तरह से निर्धारित किए जाएं। वर द ऑप्रेस्ड ग्रुप्स टू हैव एनी स्पेशल राइट्स, क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए। अगेन वन मोर क्वेश्चन, व्हाट राइट्स वुड माइनॉरिटीज हैव, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों। नेक्स्ट, हु इन फैक्ट कुड बी डिफाइंड एज ए माइनॉरिटी, वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए। तो इन सभी प्रश्नों को लेके संविधान सभा में बहस हुई। इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट, द आंसर वर इवॉल्व थ्रू द क्लैश ऑफ ओपिनियंस एंड द ड्रामा ऑफ इंडिविजुअल एनकाउंटर्स। इन प्रश्नों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने थे। वाद विवाद से ही इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने थे। इन हिज इनॉग्रल स्पीच, नेहरू हैड इन्वोक्ड द विल ऑफ द पीपल एंड डिक्लेयर्ड दैट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू फुलफिल the passions that lie in the hearts of the masses. This was no easy task. अपने उद्घाटन भाषण में जवाहरलाल नेहरू जी ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और ये कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट मेन की पॉइंट्स इस चैप्टर का, उस पे डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचिका की समस्या।
इस प्रश्न या टॉपिक पर किस तरह से वाद विवाद हुआ। ऑन 27 अगस्त 1947 बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास मेड ए पावरफुल प्लिया फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स अंग्रेजी सरकार ने बनाए थे। दिस डिमांड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवोक्ड एंगर एंड डिसमे अमंगस्ट मोस्ट नेशनलिस्ट। बहुत सारे राष्ट्रवादी थे, वो इस पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से, बी पोकर बहादुर के बयान से भड़क गए। मोस्ट नेशनलिस्ट saw separate electorates as a measure deliberately introduced by the British to divide the people। उन राष्ट्रवादियों का क्या तर्क था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों को बांटने के लिए शुरू की थी। एक ऐसे ही नेशनलिस्ट लीडर आरवी धुलेकर ने पोकर बहादुर को क्या रिप्लाई किया। उन्होंने संबोधित करते हुए क्या कहा। द इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफगार्ड विद द हेल्प ऑफ if they allured you, the minorities, to a long lull, give it up now. Now there is no one to misguide you। आरवी धुलेकर जी, उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार ने संरक्षण के नाम पे अपना ये खेल खेला था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, और इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें, इट मीन्स अल्पसंख्यकों को बहला फुसला लिया था। अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हें कोई बहकाने वाला नहीं है। इसी क्वेश्चन के आंसर में चर्चा करते हुए सरदार पटेल ने क्या कहा। सरदार पटेल डिक्लेयर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज ए पॉइजन that has entered the body politics of our country। Do you want peace in this land? Question. If so, do away with it। It means separate electorates। सरदार पटेल ने इस पृथक निर्वाचिका को लेके क्या कहा कि यह एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है, और उनका मानना था कि इस तरह से तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है, ये एक समुदाय को दूसरे समुदायों से भड़का देगा, देश में अशांति फैल जाएगी। और क्या तुम देश में अशांति फैलाना चाहते हो? यदि नहीं, यदि शांति चाहते हो तो फिर आप तुरंत इस पृथक निर्वाचिका को छोड़ दो। गोविंद वल्लभ पंत, एक और राष्ट्रवादी, उन्होंने भी इस पृथक निर्वाचिका को लेकर अपने विचार अभिव्यक्त किए। नेक्स्ट, उनका क्या मानना था। गोविंद वल्लभ पंत declared that it was not only harmful for the nation but also for the minorities। उनका मानना था कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी घातक होगी। There is the unwholesome and to some extent degrading habit of thinking always in terms of communities and never in terms of citizens, said Pant
and he added, let us remember that it is citizen that must count. गोविंद वल्लभ जी के इस पृथक निर्वाचिका को लेके ये विचार थे. नेक्स्ट, behind all these arguments was the concern with the making of a unified nation state. ये सभी जो चर्चाएं चल रही थी तो ये एकीकृत भारत का निर्माण हमें करना था, तो उसको लेके थी. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट टू सिटीजन्स राइट बट सिटीजन्स हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट्स. ये बात ठीक है कि संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा. Communities could be recognized as cultural entities and assured cultural rights. समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था. Politically, however, members of all communities had to act as equal members of one state, or else there would be divided loyalties. ओके, अभी सेपरेट इलेक्टोरेट के क्वेश्चन को लेके सभी मुस्लिम थे भारत के, वो इस मांग के समर्थन में नहीं थे. नॉट all Muslims supported the demand for separate electorates. For example, Begum Aziz Rasool felt that separate electorates were self-destructive since they isolated the minorities from the majorities. बेगम एजाज रसूल को लगता था कि यदि पृथक निर्वाचिका लागू हो गई तो ये एक आत्मघाती साबित होगी. इससे क्या होगा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं उनसे कट जाएंगे. बाय 1949 most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interest of the minority. और 1949 तक संविधान सभा की ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है. ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन पर लेकर सभी ने संविधान सभा में अपने विचार प्रस्तुत किए और लास्ट में ये कंक्लूजन निकला. नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके.